Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your biology tutor Malika Yasmin Moon. Welcome back to all of you by the Pak Garrison School System Nankana Sahib in biology class. Today our lecture is coordinated action from the chapter number 12, 10th class biology book and the lecture number 24. Here we discuss our previous lecture about the coordination. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कोऑर्डिनेशन को डिफ़ाइन किया था, उसकी एग्जांपल हमने अंडरस्टैंड की थी और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था हमने. डैट वाज अबाउट द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन. ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है वो किस तरह से परफॉर्म होता है. कोऑर्डिनेटेड एक्शन, ठीक है जी. तो बेटा कोऑर्डिनेटेड एक्शन में 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन, ठीक है जी. तो 5 कंपोनेंट्स हैं जिनको हम अंडरस्टैंड करेंगे. एक पूरा एक्शन परफॉर्म होता है जब हम इन 5 कंपोनेंट्स को फॉलो करते हैं. नंबर 1 इज स्टिमुलाई, नंबर 2 इज रिसेप्टर, 3 कोऑर्डिनेशन, 4 इफेक्टर्स और 5 रिस्पांस, ठीक है. इन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन 5 कंपोनेंट्स को, इनके नेम को लर्न करेंगे, ठीक है जी. अगर हम इनके नाम पहले याद कर लेंगे तो फिर हमें आसानी होगी. फिंगर टिप्स पर आपको ये स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर और रिस्पांस फिंगर टिप्स पे आपको याद होने चाहिए, ठीक है जी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिमुलाई की. व्हाट इज़ स्टिमुलाई? तो बेटा स्टिमुलाई जो है ये क्या होती है, ठीक है जी. स्टिमुलाई मसलन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि जो लाइट है, लाइट जब वो सनफ्लावर पर पड़ती है तो सनफ्लावर जो है यूजुअली सनलाइट की तरफ मूव करता है. जिस तरफ सनलाइट होती है उस तरफ मूव कर रहा होता है. तो इसके अंदर जो सनलाइट है उसकी वजह से सनफ्लावर मूव कर रहा है. तो जो सनलाइट है यानी जो लाइट है वो स्टिमुलाई है, ठीक है, क्योंकि लाइट की वजह से चेंज आई है. तो ऐसी चीज़ जिसकी वजह से माहौल के अंदर चेंज रूनुमा हो जाए वो कहलाती है स्टिमुलाई, ठीक है जी. तो एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, वो अगर चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो या चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट हो, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट विच कैन प्रोवोक अ रिस्पांस इन ऑर्गेनिजम्स. वो कहता है माहौल के अंदर कोई ऐसी तब्दीली जो किसी भी जानदार के अंदर रिस्पांस पैदा कर दे, ठीक है, वो कहलाती है स्टिमुलाई, ठीक है जी. तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हम. हीट एक स्टिमुलाई है, कोल्ड स्टिमुलाई है, साउंड वेव जो है ये भी एक स्टिमुलाई है, केमिकल इन एयर यानी इन एनवायरनमेंट, ठीक है, वो भी स्टिमुलाई, और लाइट भी स्टिमुलाई है. यानी यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हीट जो है वो कैसे स्टिमुलाई है, ठीक है. तो जैसे आजकल टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हीट जो है वो हमारे जिस्म की ज़्यादा होती है, ठीक है, और हमारे जिस्म में रिस्पांस पैदा होता है कि जो हमारे स्किन ग्लैंड है वो स्वेट ग्लैंड स्वेट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. तो लिहाजा हीट की वजह से जो स्वेट प्रोड्यूस हुआ है वो जानदार की बॉडी का एक रिस्पांस है, ठीक है जी. इसी तरह कोल्ड है, सर्दी लगने से, ठीक है, हम अपनी बॉडी को किस तरह से हमारी बॉडी बिहेव करती है टुवर्ड द कोल्ड, ठीक है. साउंड वेव, साउंड वेव जो हैं ये हमारे जो हमारे एयर्स हैं वो इनको रिसीव करते हैं, ठीक है जी. तो इसके नतीजे में हमारी बॉडी में जो रिस्पांस पैदा होता है यानी वो क्या है, वो हेयरिंग है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सा साउंड जो है वो आ रहा है, ठीक है ना जी. केमिकल इन एयर, जो केमिकल है ये भी स्टिमुलाई है, हम उसको स्मेल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में चेंज आती है. अब केमिकल कैसा है, शार्प है, मीडियम है, कैसा है, ठीक है ना जी. या परफ्यूम जैसे होता है, खुशबू जो फ्रेगरेंस होती है वो भी एक केमिकल है, तो वो जो है वो
यानी प्लेजेंट प्रोवाइड करता है जानदार को, ठीक है ना जी, अच्छा लगता है। तो अगर कोई दूसरा हार्मफुल केमिकल होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो हमारा रिस्पांस जो है वो नेगेटिव में होगा, ठीक है ना जी। तो लाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लाइट को भी हम रिस्पॉन्ड, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे स्टिमुलाई हैं, ये ऐसे चीज़ें हैं जो किसी भी जानदार के अंदर रिस्पांस पैदा कर देती हैं, ठीक है ना जी। तो इसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर ऐसे ऑर्गन, ऐसे टिश्यू या ऐसे सेल्स होते हैं जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। रिसेप्टर का मतलब यही है कि रिसीवर, जो रिसीव करता हो। तो ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई, यानी ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं और उसको रिसीव करते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो रिसेप्टर्स हैं वो मौजूद हैं। 3 की एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है, जैसे ईयर्स हैं हमारे, नोज़ है, आइज़ हैं, ठीक है। ईयर्स हमारे वेव साउंड रिसीव करते हैं, ठीक है, साउंड वेव रिसीव करते हैं। नोज़ जो है ये केमिकल रिसीव करता है जी, केमिकल, ठीक है। और जो हमारे आइज़ हैं ये लाइट, ठीक है। तो ये स्टिमुलाई है, ये स्टिमुलाई हैं, और इनको जो रिसीव कर रहा है वो हमारे पास रिसेप्टर्स है, ठीक है जी। तो ऐसे ऑर्गन जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं वो रिसेप्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। और वो ऑर्गन मैंने आपको बता दिए, ईयर्स हो सकता है, नोज़, आइज़ वगैरह वगैरह, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड वन, दैट इज़ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर्स हमारे पास आ जाते हैं। कोऑर्डिनेटर्स बेटा क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन होते हैं जो रिसेप्टर से मैसेज को रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उस जो इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर उसको सेंड करते हैं टूवर्ड द पार्टिकुलर ऑर्गन, ताकि वो एक्शन को परफॉर्म कर सके। और वो ऑर्गन जो है वो कहलाता है इफेक्टर, ठीक है जी। इसके बाद हम इफेक्टर पढ़ेंगे। यानी आप ये कह लें कि जो कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर ऐसा जो है वो ऑर्गन है जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसको फिर अफेक्टर को, यानी ऐसे ऑर्गन को सेंड करता है जिसको हम अफेक्टर कहते हैं, ठीक है जी। कोऑर्डिनेटर ऐसा ऑर्गन होता है जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर उसको कोऑर्डिनेट करने के बाद, एक मैसेज बनाने के बाद, उस मैसेज को फिर ये ऐसे ऑर्गन को सेंड करता है जो प्रॉपर एक्शन परफॉर्म करते हैं, और उस ऑर्गन को हम कहते हैं इफेक्टर्स। क्या कहते हैं? इफेक्टर्स, ठीक है। उन ऑर्गन्स को कहा जाता है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। 2 तरह का हमारे पास, हमारी बॉडी के अंदर पीछे हमने पढ़ा था कि 2 तरह का हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेशन होती है। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है और दूसरी हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन होते हैं। अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हमने पढ़ा था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन को नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। और नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, जो कि न्यूरॉन्स की बनी होती है, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे हमने बताया कि जो हमारा कोऑर्डिनेटर है, यानी जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये रिसेप्टर से मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है, मैसेज को रिसीव करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है और उसका जो है वो मैसेज क्रिएट करके दोबारा वो नर्व्स के ज़रिए इफेक्टर को भेजता है। इफेक्टर कोई ऑर्गन हो सकता है, जैसे कोई मसल हो सकता है, कोई ग्लैंड हो सकता है, ठीक है। और फिर वो मसल जो है वो एक एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में आप देख रहे हैं कि जो मैसेज है
वो नर्व इम्पल्स की सूरत में ट्रैवल करता है इन न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है ये नर्व्स की यूनिट है, नर्व्स का सेल है, ठीक है जी, जिससे मिलके नर्व्स बनी होती हैं। तो इनके अंदर ये एक ही न्यूरॉन है, ये भी एक ही न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने एग्जांपल देने के लिए एक जो है वो फ्लो चार्ट डायग्राम बनाई है, ठीक है जी। तो स्टिमुलाई जो है वो रिसेप्टर रिसीव करता है, रिसेप्टर कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्मेशन देता है, कोऑर्डिनेटर जो है उसको जो है कोऑर्डिनेट करने के बाद एक मैसेज बनाने के बाद इफेक्टर को भेजता है, जो कि कोई ग्लैंड, मसल या कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, जो आगे प्रॉपर रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। दूसरी तरह का जो कोऑर्डिनेशन हमारे पास होता है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने पीछे पढ़ा था कि इसको कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बना होता है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेटर का काम ये करेगा। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो है वो स्टिमुलाई रिसीव करता है रिसेप्टर, ठीक है। और रिसेप्टर क्या होता है, कोई बॉडी पार्ट होता है, मैंने पहले आपको बताया कि नोज़ हो सकता है, ईयर हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो इंटरनल बॉडी में कोई भी ग्लैंड या कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, ठीक है जी। वो मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक है, और उसको फिर वो हार्मोन की शक्ल में, ये हार्मोन है हमारे पास, हार्मोन्स जो है ये स्पेशल किस्म के केमिकल्स होते हैं, ये भी हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल किस्म के केमिकल्स होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में फ़्लो करते हैं। किसमें, ये हमारे पास ब्लड है, ठीक है, दोनों तरफ ये ब्लड में फ़्लो करते हैं, ठीक है। इनको तैरने के लिए कोई मीडियम चाहिए, केमिकल्स को ट्रैवल करने के लिए, तो वो मीडियम हमारे पास ब्लड है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर ये मूव करते हैं और ये कोऑर्डिनेटर के पास जाते हैं, यानी कोई भी वो ग्लैंड हो सकता है, वो उसको कोऑर्डिनेट करता है, उसका मैसेज बनाता है, कोई सेक्रेशन बनाता है, ठीक है ना जी। तो वो सेक्रेशन दोबारा उसको ब्लड में शामिल कर देता है और उसको भी हम हार्मोन ही कहते हैं। वो सेक्रेशन जो है वो इफेक्टर तक जाती है, उसमें एक मैसेज होता है, और वो इफेक्टर जो है वो कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, जैसे बोन, लिवर वगैरह, ठीक है, और वो फिर हमारे लिए रिस्पांस क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था कोऑर्डिनेटर, उसकी दो एग्जांपल हमने दोनों नर्वस कोऑर्डिनेशन में और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमने स्टडी की है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफेक्टर नंबर 4 पर। इफेक्टर जो होता है वो पोर्शन होता है बॉडी का जो अफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे हमने यहाँ पे भी पढ़ा है कि कोऑर्डिनेटर जो है वो मैसेज भेज देता है अफेक्टर को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अफेक्टर किसे कहते हैं, अफेक्टर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो मैसेज रिसीव करते हैं फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर एंड प्रोड्यूस पार्टिकुलर रिस्पांस, ठीक है, एंड प्रोड्यूस पार्टिकुलर रिस्पांस, और वो फिर पार्टिकुलर रिस्पांस प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अफेक्टर वो ऑर्गन होते हैं, वो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज रिसीव करते हैं और प्रॉपर रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास जो अफेक्टर है वो डिफरेंट मसल्स, ग्लैंड्स, ठीक है, ये हो सकते हैं, ये अफेक्टर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, और ये रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। इसी तरह लास्ट पे हमारे पास है जी कंपोनेंट रिस्पांस, ठीक है। रिस्पांस क्या होता है, जब अफेक्टर जो है वो मैसेज को कोऑर्डिनेटर से रिसीव करता है तो उसके बाद वो एक एक्शन परफॉर्म करता है जिसको हम रिस्पांस कहते हैं, ठीक है। जिसकी डिफाइन हम पढ़ लेते हैं। ऑन रिसीविंग अ मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स द अफेक्टर्स परफॉर्म एक्शन इज कॉल्ड रिस्पांस, ठीक है जी। तो जैसे ही मैसेज अफेक्टर को रिसीव होता है तो जो वो एक्शन परफॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड रिस्पांस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके एग्जांपल हैं, लाइक जैसे हम अचानक से किसी हॉट चीज़ को, किसी गर्म चीज़ को हमारा हाथ छू जाए, हम जो है अनकॉन्शियसली हम जो है हमारा हाथ जो है वो अगर किसी हॉट चीज़ को छू जाए तो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली पीछे हट जाता है, ठीक है जी।
तो इसे क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। इसे क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। वो जब उसने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो वो पुल डाउन हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ, पुल बैक, उसने वो वापस आया, ठीक है, उससे क्या हुआ कि रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ, ठीक है। पुलिंग हैंड अवे फ्रॉम समथिंग हॉट, ये क्या है, ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर टूवर्ड द लाइट, दिस इज आल्सो कॉल्ड द रिस्पॉन्स, ठीक है, ये सनफ्लावर का रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो बेटा ये 5 कंपोनेंट्स थे। ये 5 कंपोनेंट्स जब मिलते हैं तो हमारे पास एक एक्शन परफॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से वो हम देख लेते हैं। ये जो 5 कंपोनेंट हमने पढ़े हैं बेटा, तो ये पांचों के पांचों आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, पांचों के पांचों आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जैसे स्टिमुलाई है, एग्जाम्पल के साथ उसकी वजाहत कर दें, रिस्पॉन्स को डिफ़ाइन कर दें, ठीक है जी, और इफ़ेक्टर की वजाहत कर दें, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये इस चैप्टर से भी चूँकि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन जो है कि लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।